नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत यादव और एक बार फिर हम आए हैं महाराज संतोष कुमार मिश्रा जी के पास। क्योंकि आप देख रहे हैं 2 दिन से जिस तरह से मुंबई में रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी के साथ जिस अमानवीय ढंग से, जिस बर्बरता के साथ उनको घसीटा गया, मारा गया और उनकी गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरह की जो बातें हो रही हैं कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे अपनी एक अलग सरकार चला रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आखिर सब जानते हैं हमारे देश में द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है पत्रकारों को, पर क्या इसी तरह पत्रकार मरते रहेंगे? इससे पहले आपने देखा होगा गौरी लंकेश का क्या हाल हुआ और 14 दिन के रिमांड में जिस तरह से भेजा गया है, उसके बारे में देखेंगे कि हमारे महाराज संतोष कुमार मिश्रा जी क्या कहते हैं। महाराज जी, महाराष्ट्र की जो घटना चल रही है, अर्नब गोस्वामी जी गिरफ्तार हुए हैं, उसमें मेरा मत है कि पत्रकारिता लाइन में होते हुए भी जो भी पत्रकार बंधु हैं किसी एक पार्टी को लेकर के न चलें। और यह नहीं है कि आप पत्रकार हैं तो आपके ऊपर कानून नहीं है, आप स्वतंत्र हो गए हैं। पत्रकार और मीडिया चौथा स्तंभ मानी जाती है इस देश का। वो सब लोग भारत के लोकतंत्र में जितने लोग निवास करने वाले हैं, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसका इस भारतवासियों द्वारा स्वागत किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे भारत के प्रथम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे प्रथम राष्ट्रपति, अन्य लोग भी जो मिलजुल करके उस सभा के सदस्य थे, संविधान बनाने का काम किए थे। तो चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है पत्रकारों को। महाराज जी ये बताइए, मतलब आपने भी देखा होगा 12 मिनट का जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ, उसमें आपको नहीं लगता कि जितनी फोर्स के साथ यशोजी के साथ उनकी गिरफ्तारी के लिए गए थे, क्या वो कोई टेररिस्ट है? उनका आखिर इतना कितना बड़ा गुनाह था? ये क्या सही वो है? टेररिस्ट हों, चाहे सामाजिक आदमी हों, चाहे गैर सामाजिक आदमी हो, आजकल तो पुलिस के ऊपर भी हमला हो रहा है जी। तो किसी को गिरफ्तार करने जाएगी पुलिस तो क्या करेगी? पुलिस अपने साथ नहीं जाएगी दल बल लेकर के। वह तो उनका पुराना केस था जो उजागर हुआ है। चाहे कंगना रनौत जी हों, चाहे अर्नब जी हों, जिस सरकार में रहा जाता है उसके सरकार के खिलाफ जो आग उगल रही हो, तो इसका मतलब नहीं कि तुम उसको बार बार चैलेंज करो। एक पत्रकार होकर के बार बार चैलेंज करना, जिस ये पत्रकार महोदय जो हैं, यह रिया चक्रवर्ती को भी हाईलाइट करके फंसाने का काम किए। क्या सुशांत को उसने जहर दिया था? सारी सीबीआई जांच में, सारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अगर वो दोषी होती रिया चक्रवर्ती तो इतना जल्दी उसे कैसे वहां से न्यायालय से छुटकारा मिलता? यही अर्नब गोस्वामी थे जो बढ़ चढ़ करके टीवी पर बवंडर बनाए। अब बहुत दिनों के बाद FIR दर्ज हुआ। ये जो महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, ये कोई गलत कार्य नहीं कर रही है। वो भी हिंदूवादी परिवार है, वो भी राष्ट्र के भक्त हैं। उद्धव ठाकरे, उनके पिता थे बाला साहब ठाकरे, पूरा महाराष्ट्र उनका सम्मान करता था। पूरा अटल आडवाणी जी उनका सम्मान करते थे, कांशीराम भानु कुमारी मायावती जी सम्मान करते थे, सारे देश के धुरंधर नेता बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते थे। आप कहने का मतलब ये है कि अर्नब गोस्वामी जी एक विशेष राजनीतिक पार्टी के लिए चटुकारिता की राजनीति करते थे, और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बीजेपी के लोग हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, जो प्रवक्ता, उनका आरोप भी है कि उद्धव सरकार को जिस तरह से घेरा गया पूरे प्रकरण को लेकर, चाहे सुशांत सिंह रहा हो, चाहे रिया रहा हो, उस वजह से कहीं न कहीं अपना व्यक्तिगत हित साधने की कोशिश। यह लोग जो मीडिया कर्मी हैं, मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, अर्नब गोस्वामी मीडिया को मैंने बहुत नजदीक से भी देखा है।
ये भी इसमें पैसा और घुसखोरी व्याप्त हो गई है मीडिया में। जी, चटुकारिता की राजनीति। इसका मतलब नहीं है कि बार बार किसी खिलाफ उंगली उठावें। वो जनमत की सरकार चल रही उद्धव ठाकरे की, वो जो उन्होंने किया वो सही किया अर्णव के साथ। मैं इसका उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार के इन कार्यों का समर्थन करता हूं। जो किया उन्होंने सही किया। जहां तक पुलिस बल का सवाल है, किसी भी व्यक्ति की जो अपराधी हो, चाहे अपराधी न हो, वारंट हो गया न्यायालय का, तो उसको पुलिस गिरफ्तार करने जाती तो दल बल के साथ जाती है। ये तो वीडियो यही बता रहा है कि अर्णव गलती है। जब जान गए कि मेरे खिलाफ वारंट पुलिस आई है तो सीधे चले जाइए। वो फैसला तो न्यायालय को करना है कि गलती कौन किया है। अर्णव की गलती है कि पुलिस की गलती है। अर्णव सत्य मार्ग पर चल रहे हैं कि वहां की सरकार सत्य मार्ग पर चल रही है। पर महाराज जी, जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है, जो पत्रकारिता को लेकर हमारे भारत जैसे देश की जो रैंकिंग है बहुत ही बिलो है, तो इससे क्या मैसेज जाएगा कि एक भारत एक ऐसा देश है जहां पे पत्रकार सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? तो कौन बताएगा? सब लोग भारत में सुरक्षित हैं। भारत ऐसा कोई देश नहीं है। भारत में जितने मुसलमान सुरक्षित हैं, इतने मुसलमान पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। इतने मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं सुरक्षित हैं, जापान में सुरक्षित नहीं है, सऊदी अरब में सुरक्षित है। भारत ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य है कि यहाँ विभिन्नता में एकता है, सामाजिक समरसता है, एक दूसरे से लोग मिलते जुलते हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो। यहाँ एकता और अखंडता है। यहाँ गंगा और जमुना की अविरल धारा बहती है। ऐसे पवित्र भारत भूमि को मैं नमन करता हूँ। महाराज जी, कुछ राजनीतिक विषयों पर मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ यदि आज्ञा हो? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि इस बार बसपा के थ्रू आपको जो पार्टी मिलेगी, जो टिकट मिलेगा, तो आप किस तरह से अपना प्रचार प्रसार करेंगे और पहली वरीयता क्या देंगे? जैसे वोट मांगने का जो आधार होता है, तो आपका पहले ही बहुत ज़्यादा ख्याति है अपने इधर क्षेत्रों में, जिस तरह से आपके द्वारा योगदान दिया गया है लोगों को, तो आपका क्या है कि मतलब जब किसी भी प्रत्याशी का आप मतदान करने जाएं तो उसमें क्या देखना चाहिए? अब जो मतदान का विषय पूछे हैं, ये जसवंत जो मीडिया चलाते हैं, सुनते हैं कि मीडिया चलाते हैं, तो मैं खास करके मेरा यही मुद्दा रहेगा कि जो नौजवान लोग हैं अधिक से अधिक मतदान में भाग लें। अब मेरे मुद्दे का जो विषय है, तो मेरा मुद्दा दो रहेगा इस देश में। महंगाई घटाओ और नौकरी बढ़ाओ, यही हमारा मुद्दा रहेगा कि महंगाई के कंट्रोल करो, किसानों का ख्याल रखो, गरीब का ख्याल रखो, गरीब में जो बड़ी जातियां हैं उनका भी ख्याल रखो। बहुत बड़ी जातियों में भी कुछ लोग गरीब हैं। ऐसा नहीं कि अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा में ही गरीब हूं। हाँ, उनकी संख्या ज्यादा है, अपर कास्ट में गरीबों की संख्या कम है। ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। मेरा मुद्दा ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मतदान में लोग भाग लेकर के भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने, जिससे लोकतंत्र में विश्वास कायम रहे। नंबर दूसरा मुद्दा रहेगा, जो पार्टी का निर्देश होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित बना करके उनको नौकरी का बंदोबस्त किया जाए। हम निजीकरण के विरोध में हैं, इसका मैं जम के विरोध करता हूं। निजीकरण का पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी। जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुई, उन्होंने इतना ज्यादा निजीकरण नहीं किया। मैं इसका विरोध करता हूं, निजीकरण का। ये बड़े बड़े धनियों के हाथ में रेल बिक गई है, हवाई अड्डा बिक गया है,
क्या सरकार गरीब हो गई है? क्या पहले सरकार के पास धन ज्यादा नहीं है? पहले से ज्यादा इसके पास जहाज नहीं है, रेल नहीं है, व्यवस्था नहीं है? मैं इसका जम के विरोध करता हूं। मेरी मांग है ज्यादा से ज्यादा रोजगार, सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी उनको उपलब्ध कराई जाए। तो दोस्तों, आज का जो इंटरव्यू था बहुत ही स्वस्थ था। उम्मीद है कि आगे भी ऐसा रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।